नमस्कार आदाब, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में इस शेर के साथ करना चाहूँगा कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। जी हाँ, बात बहुत साफ है और अंदाज बहुत बेबाक है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत की जो बड़े ही बेबाक लीडर हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में आपको मिलवा रहा हूं हेमराज वर्मा जी से, जो विधायक और मंत्री के पद पर समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। और इन्होंने बहुत ही कम समय में एक ऐसा मकाम हासिल किया है जो किसी भी लीडर के लिए मकाम हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के करीब होता है। 2022 का विधानसभा चुनाव सर पर है, जिसको लेकर हम हेमराज वर्मा जी से 2022 के विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं उन पर बात करना चाहते हैं। तो हेमराज वर्मा जी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और मैं अपना पहला सवाल हेमराज वर्मा जी से ये करना चाहूँगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीलीभीत को जीतने के लिए इनकी चुनावी रणनीति जो है वो क्या है? देखिए, 2022 में बहुत ही कम समय बचा है और ये चुनाव जो आने वाले समय का जो विधानसभा का चुनाव है ये बहुत ही अहम चुनाव है। और इस चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के पास वो ऐसा नेता है जिन्होंने गरीब, कमज़ोर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, हर जाति, हर वर्ग के धर्म के लोगों के साथ उन्होंने न्याय किया और सबको आगे बढ़ाने का काम किया है और सबको आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो ऐसे बेदाग छवि वाले नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर ये चुनाव होने जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, पूरे प्रदेश में तो काम किया ही है, लेकिन हमारे इस पीलीभीत जनपद में भी हमें मौका मिला काम करने का। तो जो 5 सालों में हमने जो काम किया है, जिस तरह से तमाम सारे बड़े काम किए हैं और जो लोगों को सम्मान दिया है और जनता के बीच में हमेशा हम लोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो काम है उस काम की बदौलत और जो समाजवादियों का जो व्यवहार जनता के प्रति रहता है उस व्यवहार की बदौलत और सबको, हर वर्ग को साथ लेकर इस विधानसभा के चुनाव में जनता ये मन बना चुकी है कि हम इस बार समाजवादी पार्टी को ही जो है सरकार में लाएंगे। और जो वर्तमान में जो भाजपा सरकार है उसकी जो गलत नीतियां हैं, उसकी जो शोषणकारी जो नीति है और जिस तरह से जनता को इन्होंने बिल्कुल महंगाई की गर्द में बिल्कुल धकेल दिया है और महिला उत्पीड़न की जो लिमिट इन्होंने तमाम सारे जो है क्रॉस कर दी है। महिला उत्पीड़न में हमारा प्रदेश नंबर 1 इन्होंने पहुंचा दिया है। बहन बेटियों के साथ कहीं बलात्कार हो रहे हैं, उन बेटियों को रात में उन्हें जला दिया जाता है, उनके शवों को। और तमाम सारे जिस तरह से आज बेरोज़गार आत्महत्या करने को मजबूर हैं, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। आज किसान भी आज 11 महीने से जहां आंदोलन चल रहा है किसानों का और 700 के आसपास किसान अपनी जान दे चुके हैं, उनकी बात को भी सुनने वाला कोई नहीं है। और जो मंत्री हैं इस सरकार के, वो मंत्री के बेटे किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और ऐसे मंत्रियों का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, जो इस सरकार की जो दमनकारी नीति है और जो दोहरी नीति है इस सरकार की, गरीबों को परेशान करना और अमीरों को और अमीर बनाना, गरीब की रोटी छीनना, अमीरों को और उनको पूंजीपतियों को और आगे बढ़ाना, तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं ये जनता, जो किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, हर लोग समझ चुके हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को ही विकल्प मान रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ लोग आशावादी निगाहों से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है और उम्मीद से भी ज़्यादा सीटें लेकर प्रदेश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मंत्री जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही है कि उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और उम्मीदों से भी ज़्यादा सीटें निकालने का काम करेगी। लेकिन एक बड़ी बात ये भी कही है कि अखिलेश यादव के चेहरे को देखते हुए 2022 का चुनाव होगा, जो कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दों को लेकर चुनाव संपन्न होगा और इसी पर अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम किया जाएगा। मेरा अगला सवाल सर से
ये है कि अगर दोबारा ये बरखेड़ा विधानसभा पीलीभीत से जीतकर दोबारा फिर से एमएलए बनते हैं तो बरखेड़ा की जनता के लिए इनकी सबसे पहली प्राथमिकता इस बार क्या रहेगी? देखिए, हमें जब 5 साल काम करने का मौका मिला, हमने तमाम सारे हाईवे बनाए, पुल बनाए, गांव में सड़कें बनाई, आवास बनाए, मंडियां बनाई, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। और सबसे बड़ी समस्या है हमारे बरखेड़ा क्षेत्र के साथ साथ पूरे पीलीभीत जनपद की समस्या है बेरोजगारी। जो यहाँ के युवा पढ़े लिखे भी और जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी रोज़गार के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है, कहीं दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तो ये बड़ी समस्या है। तो एक तो इस पर काम करना है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान यहाँ पर नहीं बन पाए हैं, उन पर भी काम करना है। और हम लोगों ने 2012 से 17 तक जब सरकार में हम लोग थे, हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया और उत्तराखंड बॉर्डर पे हमने भरा पचपेड़ा में 1850 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने भूमाफियाओं से खाली कराई। उस 1850 एकड़ ज़मीन में से 1250 एकड़ ज़मीन हमने यूपीएसआईडीसी को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए कैबिनेट से उसे पास करा के उसे हैंडओवर करने का काम किया। और उसमें 100 एकड़ ज़मीन हमने एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लिए आरक्षित कराई, 100 एकड़ ज़मीन हमने आरएफए कैंप ऑफिस के लिए आरक्षित कराई और 400 एकड़ ज़मीन गौशाला के लिए निर्विवाद ज़मीन उसके लिए गौशाला के लिए देने का काम किया। तो जो इंडस्ट्रियल हब के लिए हम लोगों ने यूपीएसआईडीसी को 1250 एकड़ ज़मीन जो हम लोगों ने दी है और उस पर इस सरकार में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारा लक्ष्य है कि उस जगह पर भरा पचपेड़ा में उस 1250 एकड़ ज़मीन पे इतनी इंडस्ट्री लगाना और कम पड़ेगी तो और ज़मीन भी एक्वायर की जाएगी ताकि आने वाले समय में हमारे यहाँ के पीलीभीत के जो बेरोज़गार हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े, अपने परिवार को छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, अपनी जवान बेटियों को छोड़कर, किसी को जो अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। उन्हें जनपद में ही उन्हें इतने रोजगार के संसाधन मिल जाएं, जनपद के साथ साथ पड़ोस के जनपदों को भी हम रोजगार दे पाएं। तो ये हमारा लक्ष्य है और गवर्नमेंट बनेगी तो निश्चित उस पर काम करेंगे और इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे। तो मेरा दावा है कि पीलीभीत में इतने रोजगार सृजित होंगे कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर के लोगों को हम लोग रोजगार देने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पीलीभीत शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। पीलीभीत में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो अच्छे इलाज के लिए उसे दिल्ली या फिर बरेली जैसे ज़िलों में जाना पड़ता है, उसके अलावा लखनऊ वगैरह भी जाना पड़ता है। तो इसकी तरफ, स्वास्थ्य की तरफ आप और शिक्षा की तरफ क्या कदम उठाएगी आपकी सरकार? देखिए, पीलीभीत ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश जिस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं उतनी बेहतर नहीं थी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनको बेहतर करने के लिए यहाँ डॉक्टरों की जो कमी थी तो उन्होंने मेडिकल में सीटें बढ़ाने का काम किया, तमाम सारे मेडिकल कॉलेज उन्होंने खोलने का काम किया और इसके साथ साथ 100 डायल आपका ये 108 और 102 एम्बुलेंस देने का काम किया जो ग्रामीण क्षेत्र से मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। और पीलीभीत जनपद की मैं बात करूं तो पीलीभीत जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर देने का काम हम लोगों ने किया था और जिला अस्पताल का अलग से विद्युत का फीडर देने का काम हम लोगों ने किया था। और हमने अपने बरखेड़ा क्षेत्र में बरखेड़ा प्रॉपर में सीएससी का 5 करोड़ की लागत से सीएससी का निर्माण कराने का काम किया था। तमाम सारे जो स्वास्थ्य केंद्र थे उनको भी ठीक करने का काम किया। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी कुछ करने का काम किया और अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। अभी पीलीभीत जिले में एक बेहतरीन एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, उस पर भी काम किया जाएगा आने वाले समय में। और आपका इसके साथ साथ तकनीकी शिक्षा के लिए भी यहाँ पर कॉलेज की कमी है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो उस पर भी पूरा करने का काम किया जाएगा। और भी तमाम सारे डिग्री कॉलेज या उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज वो भी हम लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है जो जनता के लिए, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। हालांकि समाजवादी सरकार में जो काम हुआ आज वहीं का वहीं रुका हुआ है, एक भी कदम ये सरकार आगे नहीं बढ़ पाए और बड़ा अफसोस है कि आज जो माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा चलाई गई जो 108 102 एम्बुलेंस थी, आज उनको ये लोग डीजल नहीं दे पा रहे हैं, उनके स्टाफ को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं
और गाड़ियों की मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं, और नई गाड़ी बढ़ाने के बजाय उन पुरानी गाड़ियों की मरम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के समय में, हम लोगों के समय में जो एम्बुलेंस 20 मिनट में आती थी, आज घंटों लोग फ़ोन करते रह जाते हैं, वो गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की मंशा और माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच रही, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, और आने वाले समय में और भी इसको बेहतर करने का हम लोग काम करेंगे। जब आप 2012 से 2017 तक विधायक थे बरखेड़ा विधानसभा के, तब आपने कितने कॉलेजेस का निर्माण कराया? देखिए, हम लोगों ने, हमारे बरखेड़ा बहुत ही जो है ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें हम लोगों ने एक तो 2 गर्ल्स हॉस्टल हमने बनवाए थे, और उसके साथ साथ हमने 5 जो जूनियर हाई स्कूल थे, इनका उच्चीकरण करा के गवर्नमेंट हाई स्कूल कराने का काम किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब सरकार बदल गई तो ये 2 स्कूल हमारे वहाँ पर ये ज़मीन नहीं दे पाई है सरकार, और वो कहीं ना कहीं वो स्कूल हमारे चले गए। तो इस तरह से हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। इसके साथ साथ जो कुछ संस्थाओं के जो कॉलेज थे, उन संस्थाओं को हम लोगों ने चाहे अपनी विधायक निधि से उन्हें पैसा दे के, चाहे और गवर्नमेंट से उन्हें फंड दिला के, उन जो है संस्थाओं के जो कॉलेज थे, जो स्कूल थे, उनको भी मजबूत करने का काम किया, और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ करने का काम किया, और आगे भी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमने बरखेड़ा में ITI कॉलेज भी देने का काम किया था, तो 4.5 करोड़ की लागत से ITI कॉलेज वहाँ पर बनाया हम लोगों ने, और एक न्यूरिया कॉलोनी में गर्ल्स हॉस्टल दिया, एक और गर्ल्स हॉस्टल दिया हम लोगों ने। तमाम सारे काम इस तरह के किए हैं। अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में जब मौका मिलेगा तो और शिक्षा के क्षेत्र में और भी बड़े कदम उठाने का काम किया जाएगा। जी, ये तो बात रही शिक्षा और स्वास्थ्य की और बेरोजगारी की। अब एक बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मची हुई है, और हर सरकार ये दावा करती है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देते हैं और महिलाओं को सम्मान देते हैं। इस बारे में मैं जानना चाहूँगा हेमराज वर्मा जी का क्या नज़रिया है? देखिए, जहाँ हम महिला सम्मान की और महिलाओं के उत्थान की हम लोग बात करें, तो मैं इसमें भी माननीय अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बेटियों को सक्षम बनाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए कन्या विद्याधन जैसी योजनाएं देने का काम किया, पढ़े बेटियां बड़े बेटे ऐसी योजनाएं देने का काम किया, और बेटियों और बेटों को सबको लैपटॉप देने का काम, 18 लाख लैपटॉप देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और आज भी मेधावी छात्र छात्राओं के लिए आज भी अपने पार्टी फंड से माननीय अखिलेश यादव जी उन्हें लैपटॉप देने का काम, उन्हें आगे बढ़ाने का काम निरंतर कर रहे हैं। और बेटियों के लिए चाहे 1090 देने का काम किया, और इसके साथ साथ 55 लाख पेंशन, समाजवादी पेंशन महिलाओं को देने का काम किया, जो महिलाओं के खाते में सीधे आती थी। इस तरह की तमाम सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए चलाने का काम किया। लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार ये नारा तो बहुत देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो है आज अगर देखा जाए तो बेटियां इतनी असुरक्षित इस सरकार में हैं, इतनी कभी नहीं रहीं। आज महिलाएं अभी पंचायत के चुनाव हाल में निपटे तो उन्होंने जो है महिलाओं का चीरहरण, जो कभी महाभारत के जो है दृश्य में लोगों को जो कहानियों में देखने को मिलता है, आज सरेआम महिलाओं का चीरहरण करने का काम किया। बलात्कार करके बेटियों को उनके और आवाज़ उठाने पर उनके परिवार को ट्रक से जो है चढ़वा दिया गया, और सत्ता में बैठे विधायक, मंत्री, चाहे चिन्मयानंद जैसे जो है केंद्रीय पूर्व गृह राज्य मंत्री, कुलदीप सेंगर जैसे, और ये तमाम सारे जो है जो भाजपा के नेता और सरकार में बैठे विधायकों ने भी बेटियों को नहीं छोड़ा। तो ये कहीं ना कहीं आज पूरे प्रदेश की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही हैं कि जो सम्मान और जो सुरक्षा अखिलेश यादव जी के समय में हम लोगों को मिला, वो कभी नहीं मिल पाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा काम किया है, और आने वाले समय में और काम करके और मजबूती के साथ बेटियों को और महिलाओं को अपने कदमों पर खड़े होने के लिए मजबूत करने का काम समाजवादी सरकार में हम लोग करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा बेटियों को और महिलाओं को हमेशा ऊपर रखा है, उन्हें आगे बढ़ाने की उनकी जो है वरीयता में वो हैं, और उसमें हम लोग ज़्यादा उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसा सर से मैंने अभी एक सवाल किया था, तो उसमें सर ने कहा था कि समाजवादी पार्टी जो है 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। तो उससे जुड़कर मेरा एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की AIMIM से गठबंधन नहीं किया। तो क्या
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये नहीं लगता है कि ओवैसी साहब एक बड़ा वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी से छीनने का काम करेंगे? ये फैसला किसी से गठबंधन करना या ना करना, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना विवेक है, वो इसका फैसला वही लेंगे। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे आह्वान किया है कि जो लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा से इसे रोकना चाहते हैं, इस प्रदेश को और इस देश को बचाना चाहते हैं, तो उनका सबका स्वागत है समाजवादी पार्टी में। तो क्या ओवैसी की पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ना नहीं चाहती? देखिए, अब ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग दूसरों की भी मदद कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो है पूरी नज़र है कि कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रही हैं, जैसे बसपा या अन्य इस तरह के लोग जो हैं, इस तरह की पार्टियाँ कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों पर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नज़र रखे हुए हैं और उनका उद्देश्य है हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, किसान, सबको साथ जोड़कर और इस प्रदेश को बचाना, इस देश को बचाना और एक बेहतर सरकार देना और जो सबके लिए काम करे। जी, इशारों ही इशारों में मंत्री जी ने बहुत कुछ कह दिया। अब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। लेकिन मेरा अगला सवाल सर से ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक लोधी समाज, जो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो आज के वक्त में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खफा दिखाई देता है। तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस वोट बैंक को अपनी तरफ प्रभावित करेगी? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोधी समाज कभी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता था और भारतीय जनता पार्टी को बहुत वोट दिया इस समाज ने। 95% के आसपास इस समाज ने वोट दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये समाज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज अगर हम लोग बात करें तो जो है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, एक भी लोधी समाज का कैबिनेट मंत्री नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहाँ हिंदुत्व की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, तो राम मंदिर के सूत्रधार कल्याण सिंह जी और आपका हिंदुत्व के बड़े चेहरा कल्याण सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीट नहीं पाती थी, वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने लगी। प्रदेश में, देश में हर तरफ उनकी सरकारें बनने लगी और वो कल्याण सिंह जी का समाज, लोधी समाज भी, मैं भी उसी से आता हूं, जो 95% वोट बीजेपी को दिया है। लेकिन जब शिलान्यास का समय आया राम मंदिर का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, इन्होंने पहले भी छलावा किया है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर माननीय कल्याण सिंह जी बीजेपी और आरएसएस के चंगुल में ना फंसते, उसकी साजिश में ना फंसते, और अगर उन्होंने 5 साल पूरे अपने कार्यकाल के किए होते, तो आज लोधी समाज की स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। और लोग कहते हैं कि लोधी समाज ने बहुत बड़ा बलिदान कर दिया, कल्याण सिंह जी ने बहुत बड़ा बलिदान कर दिया, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कल्याण सिंह जी बहुत बड़े नेता थे और जो है अच्छे लीडर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के चक्कर में फंसकर अपने समाज की भी बलि चढ़ाने का काम कर दिया और इस समाज को बीजेपी का गुलाम बनाने का काम किया। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि वही कल्याण सिंह जी को जब राम मंदिर के शिलान्यास का समय आता है, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये सोचती है, जैसे भगवान राम को हम भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, तो भगवान राम का नाम जब तक उन्हें मानने वाले लोग हैं, युगों युगों तक उनका नाम अमर रहेगा। इसी तरह से कल्याण सिंह जी का भी नाम जो है हमेशा के लिए अमर ना हो जाए, तो इसीलिए राम मंदिर के शिलान्यास के समय पर उन्हें नहीं बुलाया गया। और उस शिलापट पे किसका नाम लिखा है? उस पे लिखा है मोदी जी का। उस पे किसका नाम लिखा है? योगी जी का। उस पे किसका नाम लिखा है? मोहन भागवत का। अब आने वाले 100 साल बाद ये लोधी समाज के जो है हम भी नहीं रहेंगे, आगे जो है आप भी नहीं रहेंगे। आने वाले 100 साल बाद जब ये नई पीढ़ी, नए लोग जब राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, तो वो क्या पढ़ेंगे? राम मंदिर किसने बनाया? मोदी जी ने, योगी जी ने,
भागवत जी ने, जिस कल्याण सिंह की बदौलत आज जो है अगर कहीं पर राम मंदिर बन रहा है, उन कल्याण सिंह जी के नाम को भी मिटाने का काम इस आरएसएस बीजेपी ने किया है। तो ये सिर्फ धोखा देने वाले लोग हैं। इन्होंने लोधी समाज का वोट तो हासिल किया है, लेकिन अपना गुलामों जैसा उनको रखा है। गुलामों को क्या चाहिए? बस उन्हें जीने भर को मिल जाए खाना, बस वही इन्होंने देने का काम किया। उसे कहीं पर सम्मान नहीं दिया, कहीं पर इज्जत नहीं दी उनको। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के जो वंशज हैं लोधी समाज के लोग, उनको भी कहीं पर कोई प्रॉपर सम्मान देने का काम नहीं किया। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, लोधी समाज के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने ना तो शिलान्यास के समय पर, राम मंदिर के शिलान्यास के समय पर आपको बुलाया और ना उस ट्रस्ट में रखा। और चाहे उमा भारती जी हो, चाहे कल्याण सिंह जी हो, और भी पिछड़े समाज के किसी व्यक्ति को ट्रस्ट में भी नहीं रखा इन्होंने। राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो कहीं ना कहीं लोधी समाज को इन्होंने धोखा देने का काम किया है। और यहाँ तक कि कल्याण सिंह जी के जब परलोक सिधार गए, उनके मरने के बाद उनके अंतिम दर्शन करने के लिए मोहन भागवत जैसे जो हिंदुत्व के अपने आप को बड़ा चेहरा मानते हैं, तो एक दूसरे हिंदुत्व के बड़े चेहरा कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन करने के लिए तक मोहन भागवत नहीं पहुँचे। ये है सोच इन संघियों की, इन बीजेपी वालों की लोधी बिरादरी के प्रति। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोधी समाज के लोग भी इस चीज़ को समझे कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोधी समाज के नेता हैं वो सिर्फ दुकानें हैं, नेता नहीं, वो गुलाम बनाने की दुकानें हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। आज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में कल्याण सिंह जी की जो उनकी बनाई हुई जो पार्टी थी, क्रांति पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, उसने भी कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी को समर्थन देने का काम किया है। तो आज लोधी समाज भी, जो पिछड़ा समाज है, वो भी आज महसूस कर रहा है कि पिछड़ों की कोई बात करने वाला अगर कोई इस देश में कोई नेता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए आज पूरा लोधी समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप पीलीभीत की जनता और अपने क्षेत्र की जनता से 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, आज जो स्थितियां हैं, आज जो परिस्थितियां हैं, आज जिस तरह से हमारा प्रदेश और देश आज भयंकर संकट से गुजर रहा है, जहां किसान, गरीब, मजदूर, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर, असहाय महसूस कर रहे हैं। और गरीब होता जा रहा है और कॉरपोरेट जो उद्योगपति हैं अमीर होते जा रहे हैं। और देश की संपत्तियां निरंतर बेची जा रही हैं। जो भाजपा सरकार आज हमारे प्रदेश की और देश की संपत्ति को निरंतर बेच रही है। तो आज जो लड़ाई है, ये लड़ाई देश की आज़ादी से भी बड़ी लड़ाई है। और जिस तरह से देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, अगड़े पिछड़े, दलित सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और तब ये देश आज़ाद हो पाया था। और ये लड़ाई भी देश की आज़ादी की लड़ाई से कम बड़ी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है देश के बचाने की, देश की संपत्तियां बचाने की, किसानों की ज़मीन बचाने की, बेरोजगारी दूर करने की, अशिक्षा दूर करने की। ये तमाम सारी इस लड़ाई को, ये बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, दलित सबको बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा। यही मेरी अपील है कि सब लोग आगे बढ़ें, साथ आएँ, समाजवादी पार्टी का साथ दें। और इस देश में एक ही एक नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जो सबको साथ लेकर चल सकते हैं, जो सबके हितों की बात करते हैं और जिनकी सोच हमेशा बड़ी रही है और सबको साथ लेके वो हमेशा चले हैं। और वही सही मायने में इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी सबसे यही अपील है, सब लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ें, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ें और आने वाले समय में एक मजबूत सरकार समाजवादी पार्टी की बनाने का काम करें, जिससे हमारा ये प्रदेश और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ पाए, खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ पाए। मैं पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि सब लोग आगे आएँ, समाजवादी पार्टी का साथ दें, माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूती प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।